मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फॉस्फोरस साइकिल। सबसे पहले फॉस्फोरस साइकिल को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फॉस्फोरस साइकिल जो है वो एक प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है जिसको हम बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। बायो जियो केमिकल साइकिल या जैव भू रासायनिक चक्र उन चक्रों को कहते हैं जिनमें खनिज तत्वों के पृथ्वी एवं जीवों के माध्यम से होकर सक्रिय भ्रमण को हम जैव भू रासायनिक चक्र या बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। तत्वों के इस प्रकार जैव भू रासायनिक चक्रों को हम मूलतः तीन भागों में बांटते हैं: जल चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दूसरा गैसीय चक्र गैसियस साइकिल, और तीसरा अवसादी चक्र या सेडिमेंट्री साइकिल। देखिए, जल चक्र जो होता है इसमें जल का परिसंचरण होता है। गैसीय चक्र में मूलतः गैसों के रूप में उपस्थित तत्वों का परिसंचरण होता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एवं नाइट्रोजन आदि का। जबकि जो अवसादी चक्र है, सेडिमेंट्री साइकिल है, इसमें ऐसे तत्व जो कि गैसों के रूप में उपस्थित नहीं होते हैं उनका परिसंचरण होता है, जैसे कि कैल्शियम, गंधक, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम इत्यादि। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है फास्फोरस साइकिल वो एक प्रकार का अवसादी चक्र है, सेडिमेंट्री साइकिल है। चूँकि जो प्रकृति में जो हमारी फास्फोरस है वो गैसों के रूप में नहीं उपस्थित होती है, इसलिए इनका परिसंचरण गैसों के रूप में नहीं होकर प्राकृतिक रूप से ये चट्टानों के अंदर मूलतः निहित होती है। उसके बारे में हम ये अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं फास्फोरस चक्र। देखिए, फास्फोरस चक्र एक प्रकार का अवसादी चक्र है, सेडिमेंट्री साइकिल है, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। फास्फोरस जीव द्रव्य का एक प्रमुख घटक है, प्रोटोप्लाज्म का एक प्रमुख घटक है। यह न्यूक्लिक अम्लों में, न्यूक्लिक एसिड्स में, फॉस्फोलिपिड्स में और कई अन्य प्रकार के यौगिकों में पाया जाता है। फास्फोरस सभी जैव क्रियाओं में होने वाले ऊर्जा के अंतर परिवर्तन हेतु अति आवश्यक तत्व होता है। चूँकि हमारे अंदर जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो एटीपी के रूप में होता है, एटीपी, एडीपी, एएमपी। तो ये इसका जो है ऊर्जा का जो इकाई है उसका जो है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बड़ा मुख्य घटक है। और इसका एटीपी के अंदर जो है फास्फोरस एक मुख्य अवयव के रूप में काम करता है। तो देखिए, यहाँ तक की बात में हम ये समझ चुके हैं कि प्रकृति में जो फास्फोरस चक्र चल रहा है वो फास्फोरस सभी जैव क्रियाएं जो जीवों में होती है उनके अंदर होने वाले ऊर्जा के अंदर जो है अंतर परिवर्तन होता है, उसके लिए एक अति आवश्यक पोषक तत्व है। यह इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में कम मात्रा में पाया जाता है। विशेषकर यह स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ही कम मात्रा में होता है। जीव जगत में फास्फोरस पादपों के द्वारा प्रवेश करता है। फास्फोरस सामान्यतः विभिन्न चट्टानों के अपरदन क्रिया के कारण मृदा में या सोइल में इकट्ठा होता रहता है, जहाँ से ये पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित करके पादपों के लिए जो है पादपों के शरीर के अंदर ये काम में लिया जाता है। देखिए, फास्फोरस चक्र का एक जो है साइकिल आपके सामने है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है इसमें वो प्लांट्स है। नीचे की ओर हम सैलो मैराइन सेडिमेंट्स देख रहे हैं, जो कि सामान्यतया समुद्रों के अंदर नीचे के जो तलीय स्तर है, छिछला तलीय स्तर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें प्लांट्स है। प्लांट्स को एनिमल्स द्वारा खाया जाता है। इसके अलावा प्लांट्स के ऊपर बैक्टीरिया भी आधारित रहते हैं और कई प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं, जिसमें सामान्यतः फॉस्फेटिंग जो बैक्टीरिया है, फॉस्फोरस बैक्टीरिया है, वो इस प्रकार के फॉस्फेट को डिसॉल्व करते हैं। और इस प्रकार जो डिसॉल्व जो एनिमल अपना जो है अपशिष्ट उत्पाद एक्सक्रीशन करते हैं, अपशिष्ट उत्पाद भी फिर जाके डिसॉल्व फॉस्फेट में होता है। और इसी प्रकार मेराइन
जो बर्ड्स हैं, समुद्रों में रहने वाले जो पक्षी हैं और फिशेज हैं, जो अपना अपशिष्ट पदार्थ गुयानों के रूप में त्यागते हैं, ये जो पदार्थ हैं बाद में फिर प्रोटोप्लाज्म का निर्माण कर रहे हैं और प्लांट्स के अंदर ये संचित होते हैं वापस से। इसी प्रकार फॉस्फेट जो रॉक्स हैं उनमें जो है बर्ड्स का द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जो गुयाना कहलाता है उनका डिपॉजिट होता रहता है। इसी प्रकार एनिमल्स में भी आपको मालूम है बोन्स और टीथ का जो निर्माण है उसका जो है मुख्य अवयव कैल्शियम के साथ फॉस्फेट भी होता है। और इस प्रकार जो है एनिमल्स के मरने के पश्चात, प्लांट्स के डिके होने के बाद में, क्षय होने के पश्चात, ये है पानी में बहकर पानी के द्वारा जो है वापस से मैराइन वाटर में, समुद्री जो है स्तरों में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ये प्रकृति में है, फास्फोरस चक्र संचालित होता है। लेकिन आजकल फास्फोरस चक्र को थोड़ा सा दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आजकल हम अपनी फसलों के अंदर भी बहुत सारा फास्फोरस यूज करने लगे हैं। ये फास्फोरस भी जो है वर्षा ऋतु में जो जल बहता है उसके साथ में वापस से जो है समुद्रों में पहुंचता है। तो इस प्रकार ये जो है फास्फोरस का चक्र है वो थोड़ा सा इसमें जो है चक्रण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। साथ ही हम आगे देखते हैं। अब देखिए, सामान्यतः जो पौधे होते हैं वो फॉस्फेट का जो अवशोषण करते हैं, कार्बनिक फॉस्फेट का, ये मुख्यतः ऑर्थोफॉस्फेट यानी कि H3PO4 आयंस के रूप में करते हैं। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सी एग्ज़ाम्स के अंदर, अच्छे स्तर की जो एग्ज़ाम्स है उनमें ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि पौधे फॉस्फेट का अवशोषण किस रूप में करते हैं। तो आपका उत्तर होगा ऑर्थोफॉस्फेट H3PO4 के रूप में। ये फॉस्फेट जो ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है, यह फॉस्फेट कार्बनिक फॉस्फेट के रूप में जंतुओं व अपघटक यानी डीकम्पोजर्स के शरीर में स्थानांतरित होकर अपघटन, डीकम्पोजिशन व खनिजीकरण यानी मिनरलाइजेशन के द्वारा पुनः फिर मृदा को चक्रण के लिए उपलब्ध हो जाता है। फास्फोरस का प्रकृति में विशाल भंडार पाया जाता है। यह फास्फोरस युक्त चट्टानों के अंदर सामान्यतया, इसके अलावा समुद्रों की तलहटी में और ज्वालामुखी का जो लावा होता है उसके अंदर पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार अगर हम देखें तो लगभग ऐसा आकलन किया गया है कि पृथ्वी पर लगभग 300 से 600 करोड़ टन के लगभग फॉस्फेट पाया जाता है, संभावना है। सामान्यतः फॉस्फेट के अपरदन से मृदा में फॉस्फेट इकट्ठा होता है और इस फॉस्फेट का फिर अधिकतर भाग जो है वो वर्षा ऋतु में जल के प्रवाह के साथ समुद्र में बहकर पहुंच जाता है, वहाँ इकट्ठा होता रहता है। वहाँ से इस फास्फोरस का पृथ्वी पर लौटना बहुत कठिन होता है। इस विशाल फास्फोरस के भंडार का बहुत कम भाग जंतुओं के द्वारा लौटाया जाता है और सामान्यतः विशेषकर मछलियों द्वारा फास्फोरस की कुछ मात्रा पृथ्वी पर लौटाई जाती है। एक वैज्ञानिक हिचिनसन का जो अध्ययन है, जिन्होंने सन 1948 में अध्ययन किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी सागर तट पर सामान्यतः जो मछली खाने वाले जो पक्षी हैं उनके मल मूत्र जो है, जिसको हम गुयानो कहते हैं, वो वर्ष भर जो है चट्टानों के ऊपर इस प्रकार अपना मलमूत्र त्यागते रहते हैं, जिसको गुयानो कहते हैं। अनेक घोंसलों के आसपास कई टन जो है उस चट्टान पे फास्फोरस इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार समुद्र के जल में उपस्थित फास्फोरस को पृथ्वी पर लौटाने में ये जो मछली खाने वाले जो पक्षी हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकतर फास्फोरस जो है जब हजारों लाखों वर्षों में समुद्री तल ऊपर उठता है तब भी पृथ्वी को वापस से लौटता है। अब देखिए, फास्फोरस चक्र का एक सामान्य जो है डायग्राम भी आपके सामने है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले प्लांट है। प्लांट अपनी रूट के द्वारा जो है फॉस्फेट को जो है ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में, फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में अपने रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। और जो है जंतु हैं, एनिमल्स जो हैं, वो इन जो है ट्रीज़ हैं या श्रब्स हैं, झाड़ियाँ हैं, उनको
अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। और जब ये शाकाहारी प्राणी हैं, इसी प्रकार फूड चेन के द्वारा आगे मांसाहारी प्राणियों द्वारा, उच्चतर मांसाहारी प्राणियों द्वारा खाए जाते हैं। उसके बाद जब ये एनिमल्स जब अपनी जीवन अवधि पूरी करके जब मरते हैं तो इनके डीकम्पोजिशन से, इनका जो शरीर का जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसके डीकम्पोजिशन से जो है इनके शरीर से जो फॉस्फेट निकलता है, उसके सेडिमेंट्स जो हैं निक्षेपण हो जाते हैं लिथोस्फीयर पर, हमारी पृथ्वी पर, और वहाँ से फिर वापस से पुनः इरोजन के द्वारा जो है अपरदन की क्रिया द्वारा, या फिर इफ़ेक्ट्स ऑफ वीदरिंग जो है वेदर का जो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट्स ऑफ वेदर है, उस चट्टानों के जो है टूटने से, उस सेडिमेंट्स के टूटने से वापस से जो है प्लांट्स के पास जाता है, और फिर प्लांट्स से एनिमल्स में, और इसी प्रकार एनिमल्स के डीके होने से या उनके अपशिष्ट पदार्थ त्यागने से, इस प्रकार ये चक्र जो है वातावरण में फॉस्फोरस चक्र निरंतर नियमित रूप से चलता रहता है। पिछले कुछ वर्षों में अध्ययन जो हुए हैं उनसे हमें ये ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी पर स्ने जो है फॉस्फोरस की मात्रा कम होती जा रही है, क्योंकि आधुनिक कृषि में मानव है जो फॉस्फोरस की बहुत अधिक मात्रा उर्वरक या फर्टिलाइजर्स के रूप में काम में ले रहा है, और फॉस्फोरस चक्रण जो है, फॉस्फोरस का जो साइकिल है उसको ये अव्यवस्थित कर रहा है। क्योंकि भूमि में मिलाए गए फॉस्फोरस की जो अधिकतर मात्रा है वो जल द्वारा प्रवाहित होकर समुद्र के जलों में इकट्ठी होती जा रही है, जिससे ये जो है असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। थैंक यू।